हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल मैथिली टर्मन में। तो आज हम लोग पॉलिटी का ये लेक्चर नंबर 3 है। पॉलिटी का ये लेक्चर नंबर 3 है और ये क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। इसके लिए बीपीएसआई यानी बिहार मद्य निषेध का एसआई का जो एग्ज़ाम होगा एक्साइज इंस्पेक्टर का 12 जुलाई से एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए हम पॉलिटी का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। सेशन में लास्ट तक बने रहना है। अगर सेशन पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आज का क्लास है कार्य की विधायिका, संघ कार्यपालिका। संघ कार्यपालिका में बात आता है कौन कौन शामिल है संघ कार्यपालिका में। तो संघ कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी संघ कार्यपालिका में शामिल होते हैं। संघ कार्यपालिका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ कार्यपालिका का वर्णन किया गया है और आर्टिकल 52 से 78 तक किया गया है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी से मिलकर होता है। कार्यपालिका सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है, जिसका कार्यपालिका न्यायपालिका है, कार्यपालिका है। कार्यपालिका सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है, जिसका मुख्य कार्य होता है व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून को संचालित करना। हमारे यहाँ संसदीय शासन है, यह ब्रिटेन से लिया गया है। और कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं, एक संवैधानिक प्रधान होता है और वास्तविक प्रधान होता है। संवैधानिक प्रधान की बात करें तो राष्ट्रपति होता है, जो कि नाम मात्र का होता है संवैधानिक, लेकिन वास्तविक यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं। अब राष्ट्रपति की बात आया है तो भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले तो व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्राप्त होना चाहिए। राष्ट्र का अध्यक्ष एवं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का परिचायक होना चाहिए। संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, ठीक है। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल और उसके प्रावधान में कहा गया है कि आर्टिकल 52 देश में भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति पद होगा, एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 53 में कहा गया है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी भारत में जितने भी संधि और दूसरे देशों के साथ संधि होगा, कुछ भी काम होगा तो वो राष्ट्रपति के नाम पर होगा। राष्ट्रपति की शक्तियाँ कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति और आपातकालीन शक्ति, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। कार्यकारी शक्ति की बात करें तो भारत सरकार के समस्त शासन संबंधित कार्य राष्ट्रपति के नाम किए जाएंगे। भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा आर्टिकल 75(1) के तहत। तभी प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी। मंत्रीगण यानी कैबिनेट राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष पीएम होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन लेकिन करता है कौन? राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन करता है और राष्ट्रपति ही तय करता है कि कौन सा एससी क्षेत्र होगा, कौन सा एसटी क्षेत्र होगा, ये राष्ट्रपति तय करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। और राष्ट्रपति ही वित्त आयोग का गठन करते हैं। वित्त आयोग का प्रावधान आर्टिकल 280 में कहा गया है, वित्त आयोग का प्रावधान। और SC ST अनुसूचित पिछड़ा वर्ग जैसे अन्य आयोग का गठन भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति विधायिका के प्रस्तावों की संघ प्रशासनिक कार्य संबंधी जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से करते हैं। और विधायी शक्ति में बात करें तो राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है, लेकिन अध्यक्षता नहीं करेगा। अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करेंगे और लोकसभा संसद की बैठक बुला सकता है और उसका विघटन भी कर सकता है। यह प्रावधान आर्टिकल 85 के तहत कहा गया है। और संसद की संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और संयुक्त अधिवेशन की चर्चा आर्टिकल 108 में कहा गया है। आर्टिकल 108 में कहा गया है संसद में राष्ट्रपति अभिभाषण देंगे। आर्टिकल 87 के तहत कहा गया है कि संसद में राष्ट्रपति भाषण देंगे। आर्टिकल 87 के तहत कहा गया है। फिर विधेयकों पर स्वीकृति देना, आर्टिकल 111। कोई भी विधेयक बन जाता है तो राष्ट्रपति की अंतिम प्रमाण लगता है, तो आर्टिकल 111 के तहत धन विधेयक को राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। अगर धन विधेयक आ गया तो राष्ट्रपति नहीं कह सकता कि आप एक बार फिर से एक और देख लीजिए, तो नहीं लौटा सकता।
और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश के प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अध्यादेश का प्रावधान राष्ट्रपति महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और अन्य आयोग की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। यानी महालेखा नियंत्रक का जो होगा अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति ही संसद में अपना समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। वित्त आयोग भी। अब विधायी शक्ति की बात करें तो विधायी शक्ति धन विधेयक का नियंत्रण, धन विधेयक पर नियंत्रण आर्टिकल 110। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से संसद में पेश किया जाता है। यानी पहले राष्ट्रपति से सलाह ली जाती है, आज्ञा ली जाती है कि धन विधेयक हम संसद में पेश कर रहे हैं, तो आर्टिकल 110 में कहा गया है। फिर बजट पर सुस्तीकरण, बजट का वार्षिक विवरण आर्टिकल 112 में बजट पर प्रस्तुति विवरण कहा गया है। अब राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण के संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है और आकस्मिक निजी उपयोग करता है। अनुदान। न्यायिक शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति न्यायिक शक्ति में क्या महत्व रखता है उसको देखते हैं। राष्ट्रपति अपनी न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 124 के तहत करता है। और आर्टिकल 124 के तहत ही कहा गया है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है और सैन्य अदालतों में मृत्युदंड को भी बदल सकता है। और न्यायिक सलाह के लिए आर्टिकल 143 के तहत इसको मानने के लिए बाध्य होगा न्यायिक सलाह के लिए। अब सैन्य शक्तियाँ। राष्ट्रपति तीनों सेना के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। राष्ट्रपति थल, जल और वायु सेना तीनों का सर्वोच्च सेनापति होगा। संसद की अनुमति में किसी युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। अब आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए भारत के राष्ट्रपति को 3 तरह की आपात प्रणाली दिया गया है। पहला है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति आपात 352 के तहत लगता है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगता है और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है किसी राज्य में। फिर राष्ट्रपति शासन अभी हाल ही में देखे थे मणिपुर में लगा हुआ था, राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगा हुआ था। अभी देखते हैं अब 360 में, ये 360 में वित्तीय आपात लगा है, ये अभी तक नहीं लगा हुआ है वित्तीय आपात, तो 360 के तहत। अब बात करें राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में। राष्ट्रपति ही वीटो शक्ति की जारी करता है, तो राष्ट्रपति वीटो शक्ति का वर्णन केंद्र के संबंध का वर्णन आर्टिकल 111 और राज्य के संबंध में आर्टिकल 201 के तहत लगा सकता है। वीटो 3 प्रकार के होते हैं, पूर्ण वीटो और सस्पेंसिव वीटो। अभी तक एक ही बार वीटो का प्रयोग किया गया है, ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति थे तो उसी ने, ज्ञानी जेल सिंह जी ने ही वीटो का प्रयोग किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं वीटो 3 प्रकार का, एक पूर्ण वीटो और एक सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो को ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 ईस्वी में जेल सिंह के द्वारा डाक विधेयक को संदर्भ में किया गया था। अब आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा। आर्टिकल 54 के तहत कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचक मंडल में सदस्य कौन कौन भाग लेगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य जो चुन के आते हैं लोकसभा और राज्यसभा में। फिर राज्य के विधानसभा में सभी निर्वाचित सदस्य यानी एमएलए हो गया। फिर ये विधानसभा सांसद, लोकसभा सांसद हो गया, राज्यसभा सांसद हो गया। और 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के एमएलए को भी इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए प्रावधान किया गया है। अब आर्टिकल 55 के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि किस प्रकार होगा। तो राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। यानी जनता द्वारा, ऐसा कहने का मतलब है कि एमएलए को या एमएलसी या लोकसभा सांसद को जनता चुनता है, उसके द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली राष्ट्रपति के तहत होगा। और राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया एकल संक्रमणीय होगा, अनुपातिक मतदान से होगा और 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक हो गए, तभी राष्ट्रपति के लिए पद के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, चुनाव प्रक्रिया में चुनाव दाखिला करा सकते हैं। अब और राष्ट्रपति की जमानत राशि 15,000 रुपये होगा। 15,000 रुपये कुल वैध मत जितना होगा 1/6 उसका वैध मत का प्राप्त कर लेगा, तो वे 15,000 रुपये राष्ट्रपति को यानी कैंडिडेट को वापस कर दिया जाता है। नहीं तो अगर 1/6 मत प्राप्त नहीं करता है तो 15,000 रुपये की राशि जमानत हो जाती है, तभी तो कहता है इसकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। अब
एक सांसद का मूल्य होता है कि सभी राज्य के विधायकों का मूल्य का मत और संसद के निर्वाचित सदस्यों का कुल संख्या, इस तरह से निकालते हैं। और अभी का लिया गया है आधार, जनसंख्या के आधार लिया गया है 1971 का, अभी नहीं लिया गया है, दूसरा बदला नहीं गया। 84वें संविधान संशोधन के द्वारा 2001 में यह प्रावधान किया गया कि वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीट का परिसीमन नहीं होगा 2026 तक। अभी परिसीमन करने के लिए एक बिल आया था, लेकिन बिल लाया गया किस नाम से, कि जनसंख्या के आधार पर, यानी दक्षिण की जनसंख्या कम है तो वहाँ पर कम लोकसभा सीट होगा, और उत्तर भारत की जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर ज़्यादा होगा। इस आधार पर अभी विरोध किया गया, लेकिन जनसंख्या का आधार 1971 वर्ष ही है। आर्टिकल 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, पद अवधि के बारे में, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। राष्ट्रपति अपनी पद अवधि में किसी भी समय त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति कभी भी बाध्य नहीं होगा, राष्ट्रपति अपना कभी भी त्यागपत्र दे सकता है। आर्टिकल 57 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन होने के लिए अर्हता, राष्ट्रपति इसके तहत राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा कहा गया है। और अमेरिका में अधिकतम 2 बार बन सकता है राष्ट्रपति, अमेरिका में 2 बार। और आर्टिकल 58 के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष पूरा होना चाहिए, लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। और आर्टिकल 59 में कहा गया है कि वह व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अपना सीट को छोड़ देगा तभी होगा। फिर आर्टिकल 60 में कहा गया है कि राष्ट्रपति शपथ लेगा तब शपथ दिलाई जाएगी आर्टिकल 60 के तहत। अब नेक्स्ट देखते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को यह कार्य दिया गया है, राष्ट्रपति हमेशा संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। आर्टिकल 61 के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, और यह प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है यह प्रक्रिया। अब भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के उल्लंघन के आरोप में नहीं लगाया, केवल संविधान का उल्लंघन के आरोप में ही लगाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी राज्यसभा में भी ला सकते हैं हम, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी कहीं भी ला सकते हैं। लेकिन इसकी चर्चा राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देना होगा कि आपके प्रति महाभियोग लाया जा रहा है। इसकी चर्चा राष्ट्रपति इस पर अपना पक्ष रख सकते हैं, और यदि कोई सदन अपनी कुल संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है, दूसरा सदन भी इस प्रक्रिया से प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होता है राष्ट्रपति के द्वारा, 12 सदस्य वो भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 माह के भीतर दूसरा उपचुनाव कराना होगा, और इसका कराना नेसेसरी है। राष्ट्रपति का चुनाव हमेशा 5 वर्ष के लिए ही कराया जाता है। राष्ट्रपति की शक्ति और प्रयोग, मूल संविधान में राष्ट्रपति की शक्ति प्रयोग के संदर्भ में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की सलाह के बाध्यकारी स्वरूप का निश्चित प्रावधान नहीं था। यूएन राव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति वही करेंगे जो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल सलाह देगा। तो 42वें संविधान संशोधन आता है, और 74 के 1 में सलाह के अनुसार, 74(1) आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। 42वें संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के जो बोलेगा उसको कम करने के लिए बाध्य कर देता है। 44वें संविधान संशोधन फिर आता है, तो यह प्रावधान किया गया कि सलाह की राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, यानी सलाह जो देगा मंत्रिपरिषद उसको पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज सकता है, यह 44वें संविधान में कहा गया। अब राष्ट्रपति से संबंधित मुख्य तथ्य, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हुए, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हुए जाकिर हुसैन 1967 से 1969 के बीच में राष्ट्रपति के कार्यकाल पद पर इसकी मृत्यु हुई है। और प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति पूछे तो बीबी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति और एकमात्र निर्विरोध चुने गए हैं। नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम थे। पहले राष्ट्रपति बनने से पहले वे लोकसभा के अध्यक्ष थे, नीलम संजीव रेड्डी। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछा जाए तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 के आसपास यही बने थे। अब वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू व्यक्तिगत तौर पर भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। और द्रौपदी मुर्मू को पद की शपथ भारत के प्रावधान NV रमन्ना द्वारा दिलाया गया। यह भारत की सबसे युवा 64 वर्ष उम्र थी तब राष्ट्रपति शपथ ग्रहण ली।
अब उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के प्रावधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है। आधिकारिक क्रम से उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद है। पहला में प्रेसिडेंट राष्ट्रपति प्रेसिडेंट और दूसरा में वाइस प्रेसिडेंट। और इसके लिए भी वही जो राष्ट्रपति के लिए योग्य होना चाहिए, यानी 35 वर्ष होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 64 के तहत कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। आर्टिकल 64 के तहत कहा गया है। अब आर्टिकल 65 में कहा गया इसके तहत राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और इसको वेतन जो मिलेगा राष्ट्रपति के रूप में ही मिलेगा। आर्टिकल 65 में कहा गया राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति उसका कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में करेगा और वेतन भी मिलेगा तो राष्ट्रपति के रूप में ही वेतन मिलेगा। अब बात आर्टिकल 66 के तहत कहा गया है कि इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में चर्चा कहा गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी राष्ट्रपति के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत होता है, सेम है। उपराष्ट्रपति का इसके लिए उपराष्ट्रपति का पद के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को कम से कम 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक होना चाहिए और राष्ट्रपति के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होना चाहिए। और इसकी भी जमानत राशि 15,000 है और वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं होने पर तो इसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष पूरा होना चाहिए, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता रखता हो। आर्टिकल 66 के 1 में आर्टिकल 67 के तहत कहा गया है कि इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति की पद अवधि की चर्चा की गई है। आर्टिकल 67 में कहा गया है पद अवधि के लिए, राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 56 में कहा गया है पदावधि उसके लिए कहा गया है। और आर्टिकल 68 के तहत कहा गया इसके तहत उपराष्ट्रपति को पद की रिक्ति भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि का वर्णन किया गया। आर्टिकल 69 के तहत उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण लिया गया है। शपथ आर्टिकल 69। आर्टिकल 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेंगे। आर्टिकल 69 के तहत उपराष्ट्रपति शपथ लेंगे। और आर्टिकल 70 में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन किया जाएगा। 71 में कहा गया उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामला। अब उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रक्रिया क्या है तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रक्रिया महाभियोग जैसी प्रक्रिया का आवश्यकता नहीं होती है। उपराष्ट्रपति को हटाने हेतु प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है और 14 दिन पहले इसकी सूचना दी जाती है उपराष्ट्रपति को, और राज्यसभा अपनी तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से प्रस्ताव पारित करे और लोकसभा इस प्रस्ताव से सहमत हो जाए। उपराष्ट्रपति को पद छोड़ना होगा। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में कोई आधार उल्लिखित नहीं है। आर्टिकल वेतन इसका कहाँ से मिलता है उपराष्ट्रपति को? आर्टिकल 97 के तहत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में 4 लाख रुपये दिया जाता है और राष्ट्रपति को 5 लाख राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, और 4 लाख मिलता है 4 लाख वाइस प्रेसिडेंट को। 1997 के तहत राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के पेंशन का प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति की कार्य एवं शक्ति। उपराष्ट्रपति के कार्य है कि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य एवं शक्ति लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही होते हैं। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उस दौरान उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं होता है, केवल राष्ट्रपति के तौर पर अधिकतम 5 माह के लिए ही कार्य करना पड़ता है। उपराष्ट्रपति की परिलब्धियाँ क्या है? संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए कोई परिलब्धियां नहीं है। उसे जो वेतन मिलता है वह राज्यसभा का सभापति के रूप में मिलता है। अब जब वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन का भत्ता मिलता है। उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। निर्वाचक मंडल की अपूर्णता के आधार पर उपराष्ट्रपति के चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, अभी प्रजमांट में CP राधाकृष्णन है। और भारत के प्रथम पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन 1962, तब राष्ट्रपति बनते हैं 1967 से 69। व्यक्तिगत रूप से भारत के 14वें क्रमानुसार 16वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिनका कार्यकाल 11 अगस्त 2022 से तो था, लेकिन यह इस्तीफा दे दिया अपने पद से, हालात का हवाला देते हुए, अपनी तबीयत का हवाला देते हुए। अब देश के 11वें मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे और उपराष्ट्रपति भी रहे और सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय भी रहे, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश भी रहे। उपराष्ट्रपति कृष्णकांत पहले उपराष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई है। मोहम्मद हामिद अंसारी दूसरे व्यक्ति थे। उपराष्ट्रपति की बात किया जा रहा है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, M हिदायतुल्लाह, शंकर दयाल शर्मा निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए थे।
निर्विरोध। भारत के अब प्रधानमंत्री की बात करते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कैबिनेट संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री किसी देश की कार्यपालिका प्रमुख होता है और सरकार की नीति निर्माण, कार्यान्वयन, प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के प्रधानमंत्री संसद के निचले सदन लोकसभा और ऊपरी सदन तो राज्यसभा बहुमत दल के नेता या गठबंधन होता है। संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में विशेष प्रावधान नहीं है, लेकिन आर्टिकल 75 के तहत इतना कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। आर्टिकल 75 के तहत करेगा, अर्थात राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत दल के प्राप्त नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। स्पष्ट बहुमत नहीं होने की स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करके सबसे बड़े दल के किसी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, लेकिन इसके लिए यह शर्त है कि नियुक्ति प्रधानमंत्री को 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करके दिखाना पड़ेगा। हासिल करके दिखाना पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री पद की शपथ गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की प्रतिज्ञा लेते हैं और राष्ट्र की एकता, अखंडता और अक्षुण्ण बनाए रखने के प्रतिज्ञा लगते हैं। प्रधानमंत्री की पद अवधि क्या है? तो सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना काम पद ग्रहण करते हैं, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को तब तक बर्खास्त नहीं कर सकता जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को तभी बर्खास्त कर सकता है जब प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो देता है। यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। यदि प्रधानमंत्री चाहे तो अपना त्याग पत्र दे सकता है। प्रधानमंत्री का निधन हो जाए तो पूरे मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो सकता है। हो जाती है, मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। किसी मंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र पर ऐसा नहीं होता। नोट, किसी मंत्री के, लेकिन प्रधानमंत्री अगर मर जाता है तो मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाता है, लेकिन मंत्री अगर मृत्यु या त्यागपत्र देता है तो ऐसा नहीं होता है। प्रधानमंत्री को वही वेतन एवं भत्ते मिलते हैं जो एक संसद सदस्य को प्राप्त होता है। संसद द्वारा समय समय पर प्रधानमंत्री की वेतन एवं भत्ते निर्धारित किए गए हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री ने 1,24,000 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी 24% की वृद्धि। पहले 1 लाख मिलता था सांसद को, अब जो है वह 24% बढ़ा करके 1,24,000 कर दिया गया। प्रधानमंत्री की कार्य एवं शक्तियाँ। संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री द्वारा व्यवहारिक रूप से राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल 75(2) के तहत प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति को हटाने और सलाह राष्ट्रपति को देता है। सरकार को प्रमुख नीतियां और योजनाओं को तैयार करने और लागू करने में नेतृत्व प्रदान करता है। संसदीय जवाबदेही। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी का नेतृत्व प्रदान करता है। लोकसभा में विश्वास बनाए रखता है। आर्टिकल 75 के 3 के तहत महत्वपूर्ण नियुक्ति। ये मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, कैग, यूपीएससी अध्यक्ष आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देता है। विदेशी सरकारों के साथ संबंध, संधि, अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में प्रमुख भूमिका निभाता है। आपातकाल। राष्ट्रपति वित्त की घोषणा के लिए राष्ट्रपति को सलाह देता है। 356, 352, 360। समय से पहले यदि लोकसभा को भंग करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है प्रधानमंत्री समय से पहले। सैन्य नेतृत्व। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के माध्यम से सैन्य नीतियों का रक्षा संबंधित निर्णय में प्रभाव डालता है। वित्तीय नियंत्रण। बजट और वित्तीय नीतियों के निर्गमन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वित्त मंत्रालय आमतौर पर प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभाव रहता है। प्राकृतिक आपदा, आर्थिक संकट और सामाजिक अशांति के कारण राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का समन्वय करता है प्रधानमंत्री के कार्य है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है और मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करता है। आर्टिकल 74 के तहत मंत्रियों का विभाजन करता है, आवंटन करता है। राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार के तौर पर वे सरकार की नीतियां और निर्णय के राष्ट्रपति को सलाह देता है, जिसे राष्ट्रपति सामान्यतः मानने के लिए बाध्य होते हैं। आर्टिकल 74 के 1 के तहत। आर्टिकल 75 3 के तहत संसद और सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए सरकार की नीतियों को संसद में प्रस्तुत करता है और लोकसभा के प्रति जवाबदेह रहता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधि सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, विदेश नीति जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सरकार की दिशा तय करता है। कैबिनेट
बैठकों की अध्यक्षता करता है। कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता करता है। सामूहिक निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामूहिक निर्णय संसद सत्र बुलाने और स्थगित करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करता है। राष्ट्रपति ही संसद सत्र स्थगित करता है, पोस्टपोन कर सकता है। प्रधानमंत्री के कुछ अन्य कार्य है, देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग, संसदीय विकास परिषद, अंतर्राज्य परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसका प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और राष्ट्रीय एकता परिषद का भी अध्यक्ष होता है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि वे व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं जो संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए पश्चात उसे संसद के किसी भी सदन की सदस्यता 6 माह के अंदर ग्रहण कर सकता है। 1997 में राज्यसभा के सदस्य रहते हुए चुने गए प्रधानमंत्री। राज्यसभा इंदिरा गांधी 1966 में यह राज्यसभा सदस्य थी। HD देवगौड़ा राज्यसभा सदस्य थे और मनमोहन सिंह 2004 से 2009 तक ये राज्यसभा सदस्य थे। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य ही बनते हैं। अब पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री पद धारण करने से पहले मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति, तो मोरारजी देसाई ये बम्बई क्षेत्र के मुख्यमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह यूपी, बीपी सिंह भी यूपी से मुख्यमंत्री थे। यूपी से प्रधानमंत्री बनने से पहले चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह यूपी से मुख्यमंत्री थे। मोरारजी देसाई बम्बई क्षेत्र के। PV नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश से CM रहे हैं। HD देवगौड़ा कर्नाटक से रहे हैं। गुजरात से नरेंद्र मोदी पहले यह CM थे। प्रधानमंत्री संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सबसे लंबा कार्यकाल, लेकिन अब तो रिकॉर्ड टूट गया है। जवाहरलाल नेहरू का है 17 साल। वर्ष 1954 में पंडित नेहरू द्वारा ही पंचशील समझौता पूछे तो कौन दिया गया? पंडित नेहरू 1954 में। सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं, मात्र 13 दिन के लिए रहे थे, मात्र 13 दिन। भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जो 1964 से 66 तक बने। प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए तो इंदिरा गांधी, संभवतः अभी तक यही है और कोई दूसरा बनी भी नहीं है। इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति के उपलक्ष्य में गेहूँ क्रांति शीर्षक से संबंधित विशेष राष्ट्रीय टिकट जारी 1968 में किया। लोकसभा में पराजित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में नहीं गए हैं। चौधरी चरण सिंह यूपी से CM थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके विरुद्ध JB कृपलानी के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जो पारित नहीं हो सकता। सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव नेहरू जी के प्रति आया। अब सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री BP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। नई आर्थिक नीति 1991 में PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में आया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करें तो भारतीय लोकतंत्र में संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली भी कहा जाता है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। आर्टिकल 74(1) के तहत यह प्रावधान राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद के लिए, जिसका प्रधानमंत्री मुखिया होगा और मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद आर्टिकल 75(1) में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या का प्रावधान। 51वां संविधान संशोधन आया। 51वां संविधान संशोधन 2003 आया। कहा गया कि इसमें मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की सीट का सदस्य के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद की संरचना, केंद्रीय मंत्रिपरिषद आता है, फिर उसी में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री आता है। उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री की सहायक राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब कैबिनेट मंत्री सरकार के मंत्रिमंडल का वरिष्ठ सदस्य होता है जो केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय आदि के प्रमुख होते हैं। नीति निर्माण, कानून प्रस्ताव विभाग कैबिनेट केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मामलों में नीति निर्धारण कर सकता है। राज्य मंत्री भारत में सरकार का एक मध्यम स्तर का मंत्री है जो कैबिनेट मंत्री के अधीन या स्वतंत्र रूप से किसी विशिष्ट विभाग या कार्य क्षेत्र के जिम्मेदारी संभालता है। राज्य मंत्री नीति निर्माण के प्रशासन में सहायता करता है, लेकिन उसका पद कैबिनेट मंत्री के नीचे होता है। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र प्रभाव वाले, कैबिनेट मंत्री के अधीन। उप मंत्री ये कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री संबंधित होते हैं, उनके प्रशासनिक और राजनीतिक और संसदीय कर्तव्य उनकी सहायता करते हैं। उप मंत्री भी मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेते, उप मंत्री। कैबिनेट सचिव
सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। अब मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ आर्टिकल है उनको देख लेते हैं। तो आर्टिकल 75(1) के तहत कहा गया है कि राजनीतिक दल बदल के दोषी व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, दल बदल के मंत्री को नहीं बनाया जाएगा। और आर्टिकल 75 के 2 इसके अनुसार मंत्री परिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्यरत करेंगे, काम करेंगे। और आर्टिकल 75 की इसके तहत कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। आर्टिकल 75 के 4 राष्ट्रपति प्रत्येक मंत्री को तीसरी अनुसूची के अनुसार पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। आर्टिकल 75 के तहत आर्टिकल 75 के 5 में कहा गया, इसमें कहा गया कोई भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन संसद के 6 माह के भीतर उसको सदस्यता लेनी होगी। अनुच्छेद 75 के 6 क्लॉज 6 मंत्रियों की वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। आर्टिकल 77 के तहत इसके अंतर्गत भारत सरकार के कार्य संचालन आर्टिकल 77 के द्वारा ही प्रधानमंत्री कार्य संचालन करते हैं। आर्टिकल 77(1) भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका की कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। आर्टिकल 77 के 1 में राष्ट्रपति नीति के निर्धारण में मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंत्रिमंडल के परामर्श से ही संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति सदस्यों की मनोनीत करता है। मंत्रिमंडल की सलाह पर ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, तो अध्यादेश जारी करते हैं। 123 आर्टिकल 123 के तहत मंत्रिमंडल द्वारा देश की आर्थिक नीतियों का निर्धारण किया जाता है। आर्थिक नीतियों का निर्धारण जैसे बजट का निर्माण। अब संघ की व्यवस्थापिका पढ़ते हैं, अभी संघ की कार्यपालिका पढ़े। संघ की व्यवस्थापिका में संघीय विधायिका, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, यानी राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में कहा गया। और राज्यसभा संसद आर्टिकल 69 में है, आर्टिकल 79 में संसद है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा है और आर्टिकल 81 में लोकसभा है। अब देखते हैं, बात करते हैं। अब संघीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया, जिसमें 2 सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, इसे याद रखिएगा। और भाग 5 अनुच्छेद 79 से 122 संसद के गठन, संरचना, संसद के सदन की अवधि, संसद के अधिकारी। आर्टिकल 79 में कहा गया है कि संसद का गठन करेंगे। आर्टिकल 80 में कहा गया है कि भारत का एक राज्यसभा होगा और राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। और राज्यसभा की प्रथम बैठक अगर पूछा जाए तो प्रथम बैठक, राज्यसभा का गठन तो 3 अप्रैल 1952 को हो गया है, लेकिन इसकी प्रथम बैठक होता है 13 मई 1952 को होता है। अब प्रारंभ में राज्यसभा को राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। पहले जो है राज्यसभा को राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। राज्यसभा के सभापति 23 अगस्त 1952 को राज्य परिषद का नाम बदलकर 23 अगस्त 1952 को राज्यसभा कर दिया गया। तो राज्यसभा का गठन होता है 3 अप्रैल 1952 को और राज्यसभा की प्रथम बैठक होता है 13 मई 1952 को और राज्यसभा के सभापति का नाम बदलकर 23 अगस्त 1952 को राज्य परिषद का नाम बदलकर राज्यसभा कर देता है। और राज्यसभा की अधिकतम संख्या अगर पूछे तो 250 है, अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। और 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाएंगे। 12 सदस्य मनोनीत होंगे, विज्ञान कला साहित्य के क्षेत्र से होंगे। अब चार केंद्र शासित 230 राज्य से आएंगे, 230 राज्य से आएंगे। और सबसे ज़्यादा राज्यसभा वाली सीट है यूपी, राज्यसभा सबसे ज़्यादा यूपी में है 31 राज्यसभा सीट। बिहार में 16 राज्यसभा सीट है। और बात करें वहाँ पश्चिम बंगाल में भी 16 राज्यसभा सीट है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट है 4, दिल्ली में 3 और पुदुचेरी में 1। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं और 233 सदस्य राज्य से, 8 केंद्र शासित प्रदेश से, 12 साहित्य से आते हैं, यानी साहित्य मतलब विज्ञान कला और साहित्य से। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीट सबसे ज़्यादा है 31 और बिहार में राज्यसभा सीट है 16। और राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है तो आर्टिकल 80 के क्लॉज 4 के तहत राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभा यानी एमएलए के मतों के द्वारा यह होता है। एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार 1951 में यह प्रस्ताव
लाया गया था। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? योग्यताएं का वर्णन आर्टिकल 84 में है, जो निम्न है। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु पूरा होना चाहिए और किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। मंत्रिपरिषद को छोड़कर और पागल या दिवालिया घोषित ना हुआ हो, भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में नाम हो। निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जिसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा विघटन नहीं होता है। लोकसभा को तो विघटन करता है आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। इसके प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर 1/3 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायर हो जाते हैं। रिटायर सदस्य का पुनः निर्वाचन हो सकता है। यदि निश्चित कार्यकाल से पूर्व राज्यसभा का कोई पद रिक्त हो जाता है और उपचुनाव होता है तो चुने गए प्रतिनिधि का कार्यकाल शेष अवधि तक रहेगा। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 आया अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य के कार्य में कमी के संबंध में निर्णय कर सकता है। राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। अभी तो सभापति है सीपी राधाकृष्णन ही है। भारत के संविधान की आर्टिकल 64 के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है या चुने जाते हैं, और इसे महाभियोग लगने 14 दिन पहले इसकी नियुक्ति की जाती है, 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। राज्यसभा गैर विधेयक संदर्भ में लोकसभा की भांति राज्यसभा को भी समान अधिकार प्राप्त है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा से कम शक्ति प्राप्त है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा 14 दिन के लिए ही अपने पास रोक के सकती है। आर्टिकल 249 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्यसभा में उपस्थित मतदान से 2/3 सदस्य के मतदान से बहुमत से राज्य सूची में किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है। आर्टिकल 312 राज्यसभा में उपस्थित मतदान को करने वाले 2/3 भाग 2/3 समर्थन से कोई नई दाखिला स्थापित कर सकती है। मूल संविधान में 2 ही अखिल भारतीय सेवा थी, IAS और IPS। 1966 से ही IFS जोड़ा गया, 1966 से। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल सहायता होते हैं। राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जाता है। अब राज्यसभा में पहली बार विपक्षी नेता 1965 में आया। राज्यसभा के विपक्षी नेता प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और सभापति हैं अभी सीपी राधाकृष्णन सभापति है। अब केंद्र लोकसभा की बात करें तो लोकसभा आर्टिकल 81 में कहा गया है कि लोकसभा का गठन होगा। लोकसभा का गठन प्रथम बार हुआ था 17 अप्रैल 1952 को और पहली बैठक हुई थी 13 अप्रैल 1952 को। लोकसभा के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने जनता के सदन का नाम देकर लोकसभा को संबोधित किया। लोकसभा में 52 सदस्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा के सदस्य का चुनाव कैसे होता है। तो लोकसभा के सदस्य का चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल निर्वाचन क्षेत्र जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। लोकसभा का चुनाव वह सदस्य जीतता है जो अपने विपक्ष के उम्मीदवारों को सबसे अधिक मत प्राप्त कर लेता है, और चुनाव में 18 वर्ष से अधिक की आयु भाग लेते हैं। 61वें संविधान संशोधन 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। 61वें संविधान संशोधन 1989 में। लोकसभा सदस्य की योग्यता वह 25 वर्ष का पूरा हो, भारत का नागरिक हो और आर्टिकल 64 में दिया गया वर्णन की योग्यता करता हो और पागल या दिवालिया घोषित ना हो सरकार के द्वारा। लोकसभा की कार्यकारिता। इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न सदन है। लोकसभा 5 वर्ष की तरह गठित करता है। नवगठित लोकसभा का प्रथम अधिवेशन की तारीख से की जाती है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। इसका विघटन 5 वर्ष के बाद हो जाता है। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी समाप्त कर सकता है। आर्टिकल 83(2) के तहत यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। आपात की घोषणा के संदर्भ में ना रह जाने के पश्चात आपातकाल के दौरान संसद जितनी बार चाहे कार्यकाल को बढ़ा सकता है जब तक आपातकाल परिवर्तन ना हो।
अब इम्पोर्टेंट बात है कि 42वां संविधान संशोधन जब हो रहा था इंदिरा गांधी के टाइम 1976 में, तब लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन इसे 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी, इस समय फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। अब लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष आर्टिकल 93 से 97 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। आर्टिकल 93 के अनुसार लोकसभा अपने ही सदस्य में से एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चयन करती है और अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चयन मतदान पद्धति से होता है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 94 में यह प्रावधान है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य नहीं रहते तो उनका पद रिक्त हो जाता है। आर्टिकल 94 में कहा गया। आर्टिकल 95 के अनुसार जब किसी अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्षों की तरह काम करता है। आर्टिकल 95 में यह प्रावधान है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के सबसे वरिष्ठ वह व्यक्ति कार्य करेगा जो लोकसभा के द्वारा निर्दिष्ट होगा। अब लोकसभा अध्यक्ष यह भी तय कर सकता है कि कौन सदस्य कितनी अवधि तक बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा। अब लोकसभा को बैठकों के लिए गणपूर्ति 1/10 क्वारम होना चाहिए, नहीं है तो बैठक को तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 103 क्लॉज के तहत सभा के कुल सदस्यों का 10वां भाग बैठक की गणपूर्ति के लिए माना जाएगा। प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठतम अस्थायी अध्यक्ष होते हैं जिसे वरिष्ठतम सदस्य के द्वारा चुना गया था। प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी अध्यक्ष के समान ही शक्तियां प्राप्त होती है। अब लोकसभा के महासचिव, लोकसभा का महासचिव एक प्रशासनिक पद है जो पद संसद से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्रवाइयों का संचालन करता है और एवं यह संसद के अस्थायी अधिकारी होता है। धन विधेयक 110 विधेयक बिल केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पारित किया जाता है। विपक्ष का नेता अभी लोकसभा के विपक्ष का नेता राहुल गांधी जी है और 1/10 प्राप्त करना होता है। कुल लोकसभा सीट का 1/10 प्राप्त करना होता है। अब संसद सत्र में जो सब बजट प्रस्तुत किए जाते हैं वो 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र फरवरी से मई तक बजट सत्र चलता है। मानसून सत्र जुलाई से अगस्त तक चलता है और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक चलता है। संसद के सत्र का तात्पर्य प्रथम बैठक से सत्रावसान के बीच की अवधि से है। संविधान के आर्टिकल 85 के संसद के सत्रावसान विघटन का प्रावधान है। सत्र आहूत करना आर्टिकल 85 के 1 के तहत संसद व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय एवं स्थान का अधिवेशन के लिए बुलाएगा जिन्हें वह उचित समझे। संसद के 2 सत्रों के बीच की 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति संसद या कैबिनेट की सलाह पर संसद का सत्र बुलाते हैं। सत्रावसान संसद के किसी सदस्य का समापन सत्रावसान कहलाता है। सत्रावसान की घोषणा राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 75 के तहत लोकसभा का विघटन किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता है। लेम डेक पर सत्र क्या है? नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र को लेम डेक सत्र कहते हैं। वर्तमान लोकसभा के सदस्य जो नई लोकसभा के निर्वाचित नहीं हो पाते हैं उसे लेम डेक कहलाते हैं। अब बात किया जाए तारांकित प्रश्न क्या होता है, तो तारांकित प्रश्न में 20 प्रश्न और राज्यसभा में 15 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तारांकित प्रश्न में 20 प्रश्न लोकसभा में, 15 प्रश्न राज्यसभा में पूछते हैं। 15 प्रश्न। तो अतारांकित प्रश्न क्या है? ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर सदस्य द्वारा लिखित रूप में मांगा जाता है। लिखित रूप में अतारांकित रूप, और तारांकित में मौखिक रूप से चाहते हैं। और तारांकित अल्प सूचना प्रश्न के प्रश्न जो अल्प 10 दिन, कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है। शून्यकाल यह भारतीय नवाचार की देन है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद 12 से 1 बजे के बीच 1 घंटे को शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल में संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के किसी मामले को उठा सकता है। विश्वास प्रस्ताव इसे मंत्रिपरिषद की ओर से लोकसभा में पेश किया जाता है। इसका प्रस्ताव भारतीय वर्तमान के आर्टिकल 75 में कहा गया है। यह केवल लोकसभा में पाया जाता है। लोकसभा इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं समझता। और विश्वास प्रस्ताव जब पारित हो जाता है तो धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर 3-4 दिन तक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है।
आर्टिकल संसदीय विशेषाधिकार का वर्णन आर्टिकल 105 में कहा गया। 105 में कहा गया संसदीय विशेषाधिकार व्यक्तिगत विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को सत्र के दौरान 40 दिन पहले या 40 दिन बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। संसद की विधायी प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 से 111 में कहा गया। विधेयक के प्रकार साधारण विधेयक है। विधेयक के प्रकार है साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है साधारण विधेयक। और धन विधेयक आर्टिकल 110 के तहत प्रस्तुत किया जाता है और धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। उसके बाद यह स्वतः ही अपने आप लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं बुला सकते हैं धन विधेयक में। राष्ट्रपति धन विधेयक को स्वीकार करते हैं लेकिन पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता। इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। वित्त विधेयक की बात करें तो वित्त विधेयक संविधान के आर्टिकल 117 में कहा गया है वे सभी विधेयक जिनका संबंध वित्त विवरण से होता है वे वित्त विधेयक कहलाते हैं। इस प्रकार के विधेयक में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। राष्ट्रपति संयुक्त बुलाई जा सकती है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। इस प्रकार के विधेयक में भी राष्ट्रपति और पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। अब संविधान संशोधन विधेयक है क्या कि संसद का वर्णन भारतीय संसद के 368 में किया गया है। संविधान संशोधन के विधेयक को 2 वर्गों में बांटा गया है। संसद के दोनों सदन की विशेष बहुमत और आधार पर पारित होने वाला भारतीय संघ के ढांचे से संबंधित मामलों की छोड़कर शेष सभी उपबंधों का संशोधन ऐसे ही विधेयक होता है। विशेष बहुमत क्या है तो सदन की कुल संख्या का बहुमत सदन के प्रत्येक सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्य कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए। विशेष बहुमत होता है वही। संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्य विधानमंडल में अनुसमर्थन में पारित होने वाला संघात्मक ढांचे से जुड़े उपबंध। 24वें संविधान संशोधन 1971 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो प्रयोग नहीं कर सकता। इस विधेयक में संयुक्त प्रावधान नहीं है। धन विधेयक में संसद में बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से लिया गया है। जेम्स विल्सन के द्वारा पहले 1860 में बजट शब्द का प्रयोग किया गया। 112 वित्तीय विवरण के द्वारा बजट प्रावधान में उल्लेख नहीं है लेकिन 112 वित्तीय विवरण का जानकारी दिया गया है। भारत राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। बजट से संबंधित प्रमुख कार्य। भारत में आधुनिक बजट प्रणाली की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन के द्वारा हुआ। पहला बजट पेश किया गया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री R.K. शनमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया। 1950-51 में C.D. देशमुख पहले भारतीय वित्त मंत्री थे जिन्होंने पूर्णकालिक बजट पेश किया। C.D. देशमुख पहले पूर्णकालिक 1950-51 में। 1955 में बजट को हिंदी में छपने की शुरुआत की गई ताकि इसे आम जनता तक पहुंचाया जा सके। भारत में सर्वाधिक 10 बार बजट पेश करने का श्रेय मोरारजी देसाई को जाता है। 10 बार किया। 1970 में पी चिदंबरम ने ड्रीम बजट पेश किया जिससे आयकर दरों को कम करने के लिए और कॉर्पोरेट 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया एकवर्थ समिति की अनुशंसा पर 1924-25 में। और 2016 में विवेक देवराय समिति की अनुशंसा पर रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया था। 2016 में मिला दिया गया। 2021 में निर्मला सीतारमण ने पहला पेपरलेस बजट पेश किया। अब कटौती प्रस्ताव, नीतिगत कटौती प्रस्ताव, आर्थिक कटौती और सांकेतिक कटौती नीति। इसमें मांग की राशि को कम किया, 1 रुपये की कर दी गई और इससे यह नीति के प्रति सदन की असहमति को देशांतर। आर्थिक कटौती, मांग की राशि की एक निश्चित समय तक करना, प्रस्ताव वित्त व्यय से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की समीक्षा। सांकेतिक कटौती, मांग की राशि को 100 रुपये की सांकेतिक कटौती। अब देखते हैं संसदीय समिति। भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के आधार पर 1921 ईस्वी में संसदीय समिति अस्तित्व में आई। 1921 में संसदीय समिति जिसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और व्यापक और प्रतिष्ठित किया गया। लोकलेखा समिति सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। लोकलेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 और पहली बार 1921 में हुआ था।
1921 अधिनियम के तहत पहली बार 1921 में हुआ था। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इस समिति का मुख्य कार्य सीएजी के वार्षिक प्रतिवेदन सीएजी के वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार के वार्षिक लेखों को जांच करना है तथा सरकार की संसद के लिए प्रति उत्तरदायी बनाना है। इस समिति के अध्यक्ष विपक्षी दल के नेता को चुना जाता है। सीएजी के अध्यक्ष विपक्षी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहते हैं। इस समिति ने अलग अलग समय पर विभिन्न जांचों के माध्यम से विभिन्न घोटालों को उजागर किया, जैसे बोफोर्स तोप घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। अब प्राक्कलन समिति की बात करें तो प्राक्कलन समिति स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया। जॉन मथाई के इस समिति में 30 सदस्य होते हैं, लोक लेखा में 22, इस प्राक्कलन में 30 सदस्य होते हैं। सभी लोकसभा सदस्य रहते हैं। इस समिति अध्यक्ष सत्ता पक्ष के नेता होते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, पर यह समिति प्रशासन में कुशलता मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव करती है। सार्वजनिक लोक कर्म, इस समिति का गठन 1964 ईस्वी में कृष्ण मेनन समिति के सुधार पर किया गया। सार्वजनिक लोक उपकरण, इसके अध्यक्ष चयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इस समिति का मुख्य कार्य एयर इंडिया, LIC, FCI और CAG की रिपोर्ट पर लोक लेखा की जांच करता है। महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा। इस समिति का मुख्य कार्य महिला आयोग की रिपोर्ट पर जब विचार करना है और संसद की विभिन्न प्रकार की निधियाँ, संचित निधि की बात 266 में कहा गया। आर्टिकल 266 में संचित निधि, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 266 में कहा गया है। अब भारत सरकार को प्राप्त होने वाला सारा धन इसी में जमा होता है। किसमें? तो इस प्राक्कलन समिति में आकस्मिक निधि, संचित निधि आर्टिकल 266, भारत सरकार को प्राप्त होने वाला सारा धन संचित निधि 266। अब आकस्मिक निधि 267 में कहा गया है। 267 में आकस्मिक निधि कहा गया है। और निधि आकस्मिक खर्च राष्ट्रपति की ओर से भारत सरकार का वित्त सचिव इसका संचालन करता है। संसद से संबंधित प्रमुख अन्य तत्व, पुराने संसद भवन का वास्तुकार एडविन लुटियन था, जिसका निर्माण 1921 ईस्वी में उद्घाटन हुआ था। वर्ष 1927 ईस्वी में पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा और नए संसद भवन का निर्माण होता है, जिसका निर्माण नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 दिसंबर 2020 को नींव रखा जाता है। नए संसद भवन का वास्तुकार बिमल पटेल। पुराने संसद भवन का उद्यान एडविन लुटियंस और नए संसद बिमल पटेल है। नए संसद भवन की योजना का विकास सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत किया गया। नए संसद भवन का निर्माण करता टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा। नया संसद भवन का चरमंजिला संसद भवन का क्षेत्रफल 64,500 मीटर है। इसके साथ अतिरिक्त अधिवेशन के लिए कुल 1272 सदस्य के बैठने की नया संसद भवन जो बना है, तो 888 लोकसभा से और 384 राज्यसभा से, यानी टोटल 1272 लोकसभा सीट यहाँ पर बना हुआ है नए संसद भवन में। बिमल पटेल इसके वास्तुकार हैं। उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया और इसका उद्घाटन 23 मई 2023 को BD सावरकर 140वीं जयंती के अवसर पर किया गया। लोकसभा के आंतरिक सज्जा की थीम राष्ट्रीय मोर है और राज्यसभा का मजाक चिन्ह फूल कमल है। नए संसद भवन में वृक्ष बरगद भी शामिल है और नए संसद भवन में अखंड भारत का नक्शा भी उकेरा गया है। तो हम लोग देख लिए संघ की कार्यपालिका और संघ की व्यवस्थापिका। अब नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो राज्य की कार्यपालिका में है, राज्य की कार्यपालिका को लेकर के पढ़ाएंगे। तो यह वीडियो BPSI एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।